नमस्कार साथियों, मैं सतीश कांत। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं माननीय दीपक चौधरी जी, जो विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश महामंत्री हैं। नमस्कार दीपक जी। बहुत बहुत नमस्कार। दीपक जी, आज हम चर्चा करेंगे जो भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाई है उसके बारे में। तो पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय इतिहास में ये पहली शिक्षा नीति का बदलाव है या इससे पहले भी शिक्षा नीति बदल चुकी है? आपसे पहले ये भारतीय शिक्षा नीति में तीसरा बदलाव है। 1964 से लेकर 66 तक कोठारी कमीशन बनाया गया था और 1968 में पहली शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था। तब माननीय इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब शिक्षा नीति को दोबारा से बदलाव किया गया था। हालांकि 92 रूप से आंशिक रूप से थोड़ा सा बदलाव किया गया था, तो उसको एज इट इज़ 86 की ही एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी मान सकते। उसके बाद 2000 में, 2005 में, 2019 में, 9 में भी बदलाव हुआ। 9 में तो यहाँ तक ये बदलाव आया कि कक्षा 6-8 तक फ्री शिक्षा की गई थी, जो कि अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये अब 86 के बाद अगर आमूलचूल परिवर्तन देखें तो 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई है और ये शिक्षा नीति बहुत ही व्यापक और बहुत ही असरदार है। दीपक जी, एक आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी देश की उन्नति के लिए वहाँ की शिक्षा की बुनियाद जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सरकार ये शिक्षा नीति लाई है वो भारत के भविष्य को किस प्रकार से निर्माण करेगी? देखिए, हमको ये अगर ये देखना है कि हमारा यूथ कहाँ जा रहा है और हम कहाँ खड़े हैं, तो हमको पूरा थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब कोठारी कमीशन गठित किया गया था तो कोठारी कमीशन ने कहा था कि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम पे जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करना होगा अगर हमें देश के अन्य जो उस समय अग्रणी देश थे उनके साथ खड़ा होना है। और ये कब की बात है? 1964 से 66 की बात है। 1968 में जब पहली बार हमारी शिक्षा नीति लाएगी तब कहा गया था कि 6%। लेकिन क्या इसके बाद हमने कभी 6% जीडीपी का ग्रोथ पे, जीडीपी का हमने इस पे दिया? नहीं दिया। उसके बहुत सारे रीजन रहे। हमने इन 70 सालों में 4 युद्ध भी लड़े, 3 पाकिस्तान, 1 चाइना के साथ। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी। वो बहुत सारे रीजन है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर कोशिश नहीं करी, बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन जो 6% का जो हमें जो जीडीपी का खर्च करना था वो नहीं खर्च कर पाए। और उसके कारण आज भी हमारी शिक्षा नीति बिल्कुल लचर है। अब जो नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें वो सभी संभावनाएं जो मुझे और शायद आपको नहीं मिली हों, जो हमारी दिली इच्छा थी हम जो नहीं कर सकते, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सब प्रावधान हैं। हर बच्चे को वो सब करने को मिलेगा जो वो चाहिए। और इससे बड़ी बात आपको मैं एक तरफ और आंकड़ों की तरफ ले जाता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया का भूटान बहुत छोटा सा देश है लेकिन वो अपनी जीडीपी का 7.5% खर्च करता है शिक्षा पर। फिनलैंड की शिक्षा दुनिया की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा कही जाती है और एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, वो खर्च करते हैं। आप इससे बड़ी बात क्या देखेंगे? बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका मैं यहाँ आपको नाम बताऊंगा, भले ही उनकी आर्थिक हालत कैसे भी है लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया। आप देखिए, फिलिस्तीन की जो वो है वो 5% खर्च करते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम पे। केनिया जैसे लोग, वो लोग, अब सबसे बड़ा उदाहरण जिम्बाब्वे देख लीजिए, जिसका पूरा देश बर्बाद हो गया। उन्होंने जब उनका देश बर्बाद हो गया उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि हमारी जो वो सारी देश को जो चलेगा वो तब तक नहीं चलेगा जब तक हम शिक्षा को अच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी शिक्षा पे 7% हर वर्ष खर्च करने का निर्णय लिया और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अब आप कहेंगे चाइना ने पिछले 7 सालों में 4% की दर से लगातार 7 साल खर्च किया है। और जब मैं OECD मेंबर वाले देशों में आता हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब कि कामयाब देश है, अब विकसित देश है, उन्नत देश है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत पहले बना लिया। उन पर ज़रूरत नहीं, वो 5% ही खर्च करते, लेकिन वो 5% इसलिए खर्च करते हैं उन पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े सब कुछ है। अब बस उनको चलाने के लिए उनको मेंटेनेंस देना पड़ता है और शिक्षकों को सैलरी देनी पड़ती है। तो हमारी जो एजुकेशन शिक्षा थी वो बहुत पीछे रह गई और हमें इस देश में बड़े बदलाव करने, अपने युवाओं और अपने देश को अग्रणी देशों के साथ रखना है, तो हमें शिक्षा नीति में बदलाव करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 34 साल बाद इस नई पॉलिसी को लागू किया।
दीपक जी, अभी तक जो हमारी स्ट्रक्चर था वो ये था कि 10+2, 10 साल आप सामान्य चीज़ों को पढ़ोगे और फिर 2 साल आपके आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो, इस हिसाब से उसको बनाया हुआ था। क्या इसमें भी बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल। ये जो 10+2 की थ्योरी थी वो अब लगभग ख़त्म हो गई और ये बहुत अच्छी बात है। अब इस बार जो नई पॉलिसी के शिक्षा नीति के तहत जो बनाया गया उसमें बनाया गया 5+3+3+4। कैसे होने वाला है फिर ये? अब इसको स्टेज बाय, जैसे कि केजी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट और सेकंड, इसको रख दिया है फाउंडेशन स्टेज कहते हैं इसको जी। इसमें आपका 5 साल बच्चे के गए। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ इसको बोल दिया है प्रिपरेटरी ग्रुप कि इसमें बच्चे तैयार होंगे। 6 से लेके 8 तक ये होगी आपकी मिडिल स्टेज। 9 से लेके और 12 तक जिसमें 4 स्टेज रखी गई उसको कहा सेकेंडरी मिडिल स्टेज। अब आप इसको फाउंडेशन स्टेज की बात कर लीजिए। केजी से लेके और क्लास 2 तक कोई कक्षा में आपके पेपर नहीं होंगे, यानी कि बच्चों को खेल कूद के माध्यम से ही उनको पढ़ाया जाएगा। कक्षा 3 से और 5वीं तक ही अब एग्ज़ाम होने शुरू होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें इंग्लिश मान्य नहीं रहेगी। अब आपको अपनी ही लोकल भाषा में, अपनी जहां आप रहते हैं वहाँ की भाषा में या हिंदी में जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसमें आपको पढ़ने, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप आ जाते हैं प्रिपरेटरी ग्रुप। दीपक जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कही कि अब शुरू की जो 5 क्लासें होंगी या फिर 5 साल रहेंगे वो आप अपनी मातृभाषा में पढ़ोगे। जी ठीक है जी। जी। अब समस्या ये आती है कि जैसे अपना देश है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता है। तमिलन, तेलुगु है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, गुजराती है। अब क्या है कि जैसा तो कहते हैं कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, क्या इससे बच्चों के ऊपर या उनके विकास में कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको लगता है कि अगर जो अंग्रेजी को हटाकर, अब जैसे ये चलता है कि भाई अंग्रेजी ज़रूरी है, मैं इस चीज़ को आपसे समझना चाहूँगा कि इसके दुष्प्रभाव पड़ेगा या इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा अंग्रेजी ना पढ़ के बच्चों पर? देखिए, यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना होगा। जब यहाँ के बच्चे हैं, हम कोई भी अपनी भाषा में कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी उससे सीख लेते हैं जी। यही चीज़ अगर हम अंग्रेजी में करें तो उसको ट्रांसलेट करने में हमको घंटे 2 घंटे, जैसा बच्चे का बौद्धिक स्तर होता है उसके अकॉर्डिंग पड़ता है। अगर अपनी मातृभाषा में हम अपनी चीज़ों को अभी से पढ़ें तो हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, इंग्लिश को हुआ बना रखा है हम सब लोगों को, इसकी ज़रूरत नहीं है। आज जितने भी विकसित देश हैं, एक अमेरिकन को छोड़ के जापानीज़, फ्रेंच, चाइनीज़ को देख लीजिए, वो अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो क्या वो आज वो कामयाब नहीं? आज हम जापान को देख लीजिए कहाँ है, चाइना को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, ये सब लोग, ये सब जर्मन को देख लीजिए, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ के और आज दुनिया में राज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि इंग्लिश के पढ़े बिना हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे नई शिक्षा नीति में इसको कंपलसरी करा गया है, मैंडेटरी नहीं है कि हटाया गया। आपको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अपनी भाषाओं में पढ़ने से बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत जल्दी और तेज़ी से होता है। तो ये तो बात रही शुरू की, कन्फ्यूजन दूर हुआ। दूसरा ये रहता है कि जैसे 5वीं कक्षा से बाद फिर क्या रहेगा? देखिए, जो ये प्रिपरेटरी ग्रुप था 3rd से 5वीं तक, इसके अंदर बच्चों को आपको गणित के बारे में बताया जाएगा, आपको विज्ञान, कला के बारे में बताया जाएगा। ये भिन्न भिन्न तरीके से आपको एक रुचि पैदा करने का तरीका है। जब आप क्लास 2 को छोड़ के 3rd, 4th और 5th में आएंगे तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा, जिससे कि बच्चे को एक बर्डन ना हो। जैसे ही आप मिडिल उसमें आ जाते हो, उसके बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक आपको वोकेशनल पढ़ाई भी कराई जाएगी। यानी कि एक 6ठी क्लास का बच्चा अब मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करना जानेगा, मोबाइल ऐप बनाना जानेगा और कंप्यूटर कोडिंग करना सीखेगा। आप ये लगा लीजिए। और उसके अलावा जो अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, इस दौरान बच्चे चाहे तो जो लैंग्वेज चाहे वो सीख सकता है। यानी कि उस बच्चे का निर्माण की जो सतत प्रक्रिया है, जो एक लंबी प्रक्रिया है किसी भी चीज़ को बढ़ाने की, उसके 6ठी कक्षा से ही उसमें डाला जाएगा। और साल के 20 दिन, जहाँ तक मुझे सही है, तो उसमें बच्चों को स्कूल में बैग नहीं ले जाना। वो वहाँ जाएंगे और वोकेशनल प्रैक्टिकल काम करके देखेंगे, उसको समझेंगे। और इससे बेहतर बात क्या होगी कि आप एक 6ठी से 8वीं तक के बच्चे को अगर कंप्यूटर कोडिंग आ गई और ऐप डेवलप करनी आ गई या आपको कुछ भी चीज़ें आ गई, तो इससे बेहतर क्या है कि आपको पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीख रहे हो। और सरकार यही चाहती है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये तो बात रही अपने 3 वर्ष की, जी। 5 से 8।
9 से आगे का क्या रहेगा, 9 से 10 रहेगा या 9 से फिर 12? जी, इस बार जो मैंने आपको पहले बताया 5+3+3+4, जो 9th से लेके 4th का वाला एरिया, जी। इसे मिडिल स्टेज कह सकते हैं। इस मिडिल स्टेज में क्या है, यहाँ पर बच्चे का एजुकेशन अपना कैरियर देखना शुरू करेंगे। इसमें एक खास बात है कि इसमें 10वीं बोर्ड की क्लास हटा दी गई है और सेमेस्टर वाइज इसमें एग्ज़ाम होंगे हर 6 महीने में, जैसा कि अभी नई पॉलिसी में जो बताया गया है। इसमें खास बात यह है कि इसमें बच्चे को जो स्ट्रीम वाइज की समस्या थी कि अगर 10वीं के बाद बच्चा अगर साइंस लेगा तो सिर्फ साइंस पढ़ेगा, 10वीं के बाद बच्चा अगर आर्ट्स लेगा तो सिर्फ आर्ट्स पढ़ेगा, 10वीं के बाद बच्चा अगर कॉमर्स लेगा तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अगर मेरा मन है मैं बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते और मैं हिस्ट्री भी पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, और अगर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं मैथ पढ़ना चाहता हूँ तो मैं मैथ भी पढ़ सकता हूँ। अब इस तरह की कोई स्ट्रीम का कोई थोपा नहीं जाएगा कि तुम सिर्फ यही पढ़ोगे यही बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो मन है वो पढ़ें और अपनी श्रेष्ठता, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और देश में योगदान दें, ना कि खाली एक रट्टाफिकेशन वाली जो हम बहुत सालों से जो हमारे अभी तक की जो एजुकेशन सिस्टम से रट्टाफिकेशन, आप भी ये पढ़ो मैं भी ये पढ़ूँ, भले ही मेरा मन है या नहीं है मेरे अंदर। और इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि अगर मान लीजिए मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा हूँ, नहीं हूँ, एवरेज लड़का हूँ, और प्लस में पर मेरी एक्टिविटीज़ और में बहुत अच्छी है, तो इस नई एजुकेशन में मेरी और एक्टिविटीज़ के मार्क्स के अंक मुझे मिलेंगे और वो अंक मुझको प्रोत्साहित करेंगे, एक बच्चे को बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं, मैं खेल में अच्छा हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए अब ये डर नहीं है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरे ये इस चीज़ में मेरे को कम आकलन किया जाएगा या मुझे कम दिया जाएगा। तो नई जो नीति है इसमें बच्चे को हर तरीके से सर्वांगीण विकास हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में आगे बढ़ के काम करें। ये जो नई एजुकेशन जो शिक्षा है हमारी नीति है, ये बहुत ही कारगर है। दीपक जी, मैं एक चीज़ को और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कोई बच्चा प्रवेश लेना चाहता है और फिर निकलना चाहता है, एंट्री और एग्जिट, उसका क्या प्रावधान है? देखिए, इस पूरी शिक्षा नीति में जो सबसे असरदार और जो सबसे प्रभावशाली कदम है, मैं इसको ही मानता हूँ, ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। इसमें क्या होगा, मान लीजिए अभी तक क्या होता था भारत जो पुरानी शिक्षा नीति में कि मैं किसी कारणवश अपना 1 वर्ष पढ़ने के बाद या 2 वर्ष पढ़ने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाता था, जो यदि मुझे 4 या 5 वर्ष बाद मुझे मौका मिलता था तो फिर मुझे दोबारा से ही वो करना पड़ता था। लेकिन अब इस बार नहीं है। अगर मान लीजिए मैं प्रथम वर्ष करके ही वो छोड़ देता हूँ तो ऐसा नहीं है वो मेरी ख़त्म हो जाएगी, अब मुझे 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर मैंने द्वितीय वर्ष करने के बाद वो छोड़ दी तो मुझे वो उसका डिप्लोमा मिलेगा। और उससे बड़ी बात ये क्या है कि मैं दोबारा से आके उसको सेकेंड ईयर के बाद शुरू कर सकता हूँ। अब मुझे दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो डिग्री करेगा उसे डिग्री मिलेगी। जैसे BA BSc BCom का जो प्रोसीजर है वो चल ही रहा है। प्लस में एक चीज़ और, इसमें अब और थोड़ी सुविधाजनक दी गई है और कंपटीशन भी टफ होगा और होना भी चाहिए। इस 1 अरब 25 करोड़ से ज़्यादा वाले आबादी देश में गुणवत्ता को जगह मिलनी ही चाहिए। इसमें क्या किया गया है, जो डिग्री होल्डर है, अब तक क्या था कि आप डिग्री लीजिए जाइए, लेकिन अब क्या होगा, आपको 4 वर्ष की जो डिग्री होगी उसमें 3 वर्ष आप एकेडमिक पढ़िए और 1 वर्ष उसमें रिसर्च करिए। मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट है और उसमें आपका किसी चीज़ पे अच्छा इंटरेस्ट है तो आप उसमें पढ़ाई कीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए, सरकार चाहती है। उसमें क्या है कि अब मान लीजिए कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने 4 वर्ष की डिग्री ली, तो मुझे अब MA के लिए अलग से 2 वर्ष और नहीं देने, अब मुझे MA 1 वर्ष करके सीधा, अब MPhil का हटा दिया गया, अब सीधा मैं PhD में एनरोल हो जाऊँगा। ये एक तरीके से बच्चे को स्किलफुल बनाने का एक और नया तरीका है नई शिक्षा नीति में। दीपक जी, बहुत लोग मैंने सुने हैं, जैसे माननीय, अब तो वो नहीं हमारे बीच में नहीं रहे, राजीव दीक्षित, वो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके मुखर विरोधी थे। उनका ऐसा मानना था कि भारत की जो अभी तक शिक्षा नीति है वो उल्टी पद्धति है कि आपने कुछ भी रटा और उसको कितनी सफाई से पेपर में उल्टी कर पाते हो, इस चीज़। और वो इस चीज़ को काफ़ी दिनों तक भी, जब तक वो जीवित रहे, इस चीज़ को आगे उन्होंने बढ़ाया कि भारत में एक ऐसी शिक्षा नीति आए जिससे आविष्कारक पैदा हों। तो मैं इस चीज़ को कितना मानूं कि जो भारत में अब नई शिक्षा नीति आ रही है 2020, उससे भारत को आविष्कारक मिलेंगे। देखिए, जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो पूर्ण नहीं होती, और जो ये नई पॉलिसी आई है इसमें भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी, मैं ऐसा मानता हूँ।
अभी आज शायद शाम को आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उद्बोधन होगा ऐसा ही शिक्षा नीति पे, और बदलाव होते रहते हैं। कोई नया ड्राफ्ट आता है वो पूर्ण नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ। रही बात आदरणीय राजीव दीक्षित जी की, देखिए उनका जो था वो इसी बात के विरोधी थे कि हम पूरा साल भर पढ़ते हैं और साल भर की परीक्षा को एक दिन उस पेपर में लिखाते हैं, जो कि रट्टाफिकेशन है। मैं भी इसका विरोधी रहा हूँ और हमने खुद इस दंश को झेला भी, आपने और मैंने, हम इससे निकल के आए। लेकिन जो वर्तमान की जो अभी की जो नई है, और अभी इसमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं माननीय सचिव जी को सुन रहा था जब इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मुझे उसमें एक ही अच्छी बात जो लगी कि इसमें हम हर जो एग्ज़ाम होंगे इसमें खाली रट्टाफिकेशन की नहीं होगी, इसमें व्यक्ति का निर्माण किया जाएगा। इसमें हर साल आपकी समीक्षा, हर 6 महीने में समीक्षा भी होगी कि आप परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हो, आपका कौन से एरिया पे आप कमज़ोर हो, आप कौन से एरिया पे मजबूत हो। आप सिर्फ अभी तक क्या था कि आप कुछ भी कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आप सरकार के ऊपर ही, जॉब के ऊपर निर्भर थे। अगर सरकार जॉब निकालेगी तो आप जॉब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, जो अभी तक पढ़ने और देखने में और जो देखा गया है, उसमें क्या है कि अब आप सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अब आप अपनी उस शिक्षा से दूसरों को रोजगार भी, अपने लिए रोजगार तो करेंगे और 10 लोगों के लिए भी इसमें रोजगार का एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। और इसमें एक और बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक क्या था कि हरियाणा गवर्नमेंट की अलग एजुकेशन पॉलिसी है, सीबीएसई अलग चल रही है, मध्य प्रदेश में अलग चल रही है, राजस्थान में अलग चल रही है। अब की जो नई पॉलिसी में, इसमें एक चीज़ जो मुझे कॉमन लगी, निजी संस्थान प्लस में सरकारी संस्थान, अब उनकी एजुकेशन सिस्टम अलग अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अब ये एक तरीके से राष्ट्र को, मैं कह रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बड़ी है। एक तरीके से उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में, वन नेशन वन एजुकेशन। अब ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया के राज्य कुछ और पढ़ा रहे हैं, कर्नाटक कुछ और पढ़ा रहा है, उत्तर प्रदेश कुछ और पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। अब निजी विश्वविद्यालय कुछ और पढ़ा रहे हैं या सरकारी विश्वविद्यालय कुछ और। अब सबको एक समान, एक जैसी शिक्षा मिलेगी और सबको पढ़ना पड़ेगा। और सभी बच्चों को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता कि उनको ऐसा, अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट वाले बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं और वो हमसे आगे, और हमारे अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं राजीव जी का वो जो उन्होंने जो सपना देखा था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्णतः जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ चुका है। और ऐसी ईश्वर से कामना है कि आने वाले समय में जो राजीव जी का सपना था या उनसे पहले जितने भी महानुभाव रहे हैं, उन सपने को ये मोदी सरकार पूरा करे, ऐसी मेरी उम्मीद है। दीपक जी, शिक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी है किसी भी एक उन्नत समाज के लिए। और शिक्षा जब तक उसके अर्थपूर्ण नहीं है, जब तक वो शिक्षा आपको एक स्किल ना दे पाए, कौशल ना दे पाए, रोजगार ना दे पाए, तो अभी तक की जो शिक्षा नीति है वो क्या है कि उदरपूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए, आपकी गुणवत्ता नहीं निखारती है, आपके अंदर जो छिपा हुआ है उसको बाहर नहीं लाती है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा बड़ी विनम्रता से कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाए इसमें, और या फिर इससे बच्चों की गुणवत्ता पर क्या कोई गलत फर्क तो नहीं पड़ेगा, और अगर जो सही पड़ेगा तो वो क्या पड़ने वाला है? देखिए, मैं पहले भी आपसे एक बात करें, जब कोई भी नई पॉलिसी आती है या कुछ भी आती है तो पूर्ण नहीं होते, उसमें बदलाव होते हैं। हमने पीछे भी बहुत सारी चीज़, ऐसा मान लिया जाए कि अभी ये ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, नहीं, इसमें भी संशोधन होते रहेंगे समय समय के साथ। बिल्कुल सही बात। इसमें संशोधन भी होंगे जो कि जरूरी है। जब कोई चीज़ ग्राउंड पे आती है तो कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उस देश के लोगों के हित को ध्यान में रख के उस देश के हिसाब से बनाई जाती है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो बनाई देश के उस पर, ऐसा नहीं है इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के गाँव में जाके इस पर व्यू लिया गया है। सरकार ऐसे ही नहीं उठ के आ गई है। 66 से ज़्यादा कस्बों तक वहाँ पे गई है, उनके ग्राम पंचायतों तक पहुँची है। तो सरकार ने इसमें बहुत जाने की कोशिश करी, फिर भी इंसान छूट जाता है। लेकिन जब आप इसको ग्राउंड जीरो पे लाएंगे और जब इसका वर्क करेंगे तब इसके कुछ ना कुछ नफ़ा नुकसान होंगे। ऐसा नहीं है कि लाभ ही लाभ होता है, कुछ ना कुछ कोई एंगल ऐसा होता है जिससे चीज़ें छूट जाती हैं। रही बात इसकी, आपको हैरानी होगी जितनी स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या उतने हम हर साल इंजीनियर पैदा कर लेते हैं। अब आप ये लगाइए कि जहाँ जितनी स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या उतने हम इंजीनियर पैदा कर लेते हैं, तो खाली इंजीनियर से हम क्या सब कुछ कर लेंगे? अब क्या है, जो नई जो नीति है उसमें एक खास बात जो मुझे दिखी, अब तक क्या था भारत के लोगों में भी यही था कि मेरे अधिकार मेरे अधिकार मेरे अधिकार। अब अधिकार वाली बात नहीं, अब आपके फ़र्ज भी हैं। फ़र्ज भी कोई चीज़ होती है, आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब सरकार ने इसमें नैतिक शिक्षा पे भी जोर दिया है।
संवैधानिक परंपरा क्या है हमारे देश की, संविधान की, उस पर भी आपको पढ़ना है। और आप जो पढ़ रहे हो उससे समाज को क्या फ़ायदा है। सपोज करिए कोई इंजीनियर है या कोई आर्किटेक्ट है या कुछ भी है या कोई डैम बनाने वाला है, अगर वो डैम बना रहा है तो उसको डैम बनाने वालों को ये पता होना चाहिए कि मैं जहाँ डैम बना रहा हूँ वहाँ की जियोग्राफी पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ के लोकल लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप खाली अब ये नहीं है कि मैं डैम बना के ख़त्म हो, नहीं, आपको अब इन चीज़ों पे करना पड़ेगा। और दूसरा, जो अब तक क्या था कि आप पीएचडी कर लीजिए, अपने लिए कुछ भी नहीं, समाज के लिए नहीं, उस पीएचडी का आपके व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन आपने जो रिसर्च करी है इतना मेहनत करके, उससे समाज को क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन नई शिक्षा नीति में आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको इस शिक्षा नीति में यह भी तय है कि आपकी पीएचडी से समाज को क्या फ़ायदा हो, वो भी इसमें रखा गया है। और जो कि ये बहुत ज़्यादा है कि जब तक आम नागरिक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा, आप अपने चीज़ों के लिए, अपने देश के लिए, इन चीज़ों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक सरकार भी कितना प्रयत्न कर ले, ये अब तक जैसे ही धराशायी हुई होती रहेगी। तो जो नई शिक्षा नीति है, उम्मीद और आशाएं ऐसी हैं कि ये जो अभी मेरे और आपके बीच जो हम पढ़ते थे, जो हम नहीं कर पाए, रीजन चाहे जो भी रहे हों, अब जो नए बच्चे आएंगे 20 या 21 के बाद, जब भी ये करिकुलम लागू होगा, शिक्षा नीति लागू होगी, उसके बाद सभी को एक स्टेज, एक समान विचार, समान अधिकार, समान एजुकेशन के साथ बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसमें एक और बात, जब 2009 में शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था, तब ये था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री, राइट टू एजुकेशन, जी, राइट टू एजुकेशन का जब बिल लाया गया था, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन पढ़ना ही पढ़ना था। मुझे ऐसा लगता है, हो या नहीं हो, कि मोदी जी आज शाम को प्रधानमंत्री जी माननीय बोलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 8वीं क्लास की सीमा है इसको बढ़ा के आगे तक जाए, यानी कि राइट टू एजुकेशन अब सबको अनिवार्य होगा और फ्री में होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये देश के लिए बहुत ही क्रांतिकारी होगा। और ऐसी उम्मीद है कि इस नई शिक्षा नीति से जो रोजगार की समस्या है, जो कुछ भी जो समस्या है, मुझे लगता है इससे बहुत हद तक, मैं ये तो नहीं पूर्ण की तरफ जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम इसको पूरा कर पाएंगे। दीपक जी, आपसे आखिरी दो क्वेश्चन और पूछेंगे, समय का अभाव है। एक तो जो अध्यापक हैं, शिक्षक जो हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर कितने बढ़ने वाले हैं और कैसे बढ़ेंगे। दूसरा कि यूजीसी जैसी संस्था हैं जो, उनका क्या होगा भविष्य। दोनों सवालों का जवाब आपसे शॉर्ट में चाहेंगे। देखिए, जब कंपटीशन होता है तो आप कंपटीशन ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, वो समाज के लिए सभी में होता है। और ख़ासकर जब आप शिक्षक हो और इस लाइन में जाते हो तो आपको हर दिन ही कंपटीशन होता है। आप पढ़ाते हो तो बच्चे के, पता नहीं किस बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन होता है, ज़रूरी नहीं है वो सिलेबस में पढ़े, क्योंकि बच्चा है वो आउट ऑफ द सिलेबस या उसकी जो है वो पूछ लेता है। तो अध्यापक तो शुरू से ही इसमें चैलेंजिंग को सामना करना पड़ा। अच्छी बात यह है कि इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। और एक अच्छी बात और है कि जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं 100, उसको भारत में लाया जा रहा है। तो उसमें अभी तक क्या था कि 630 यूनिवर्सिटियों के साथ हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर, मद्रास, इन्होंने टाई अप तो कर रखे थे, लेकिन उनके सीधे संस्थान भारत में नहीं खुले थे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में उनको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, कैंपस खोलने का मौका मिलेगा। लिस्ट में एक प्रश्न जो आपने अभी पूछा, क्या इससे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हमारे काबिल टीचर हैं उनको ले जाएंगी और हमारे और आम बच्चों को क्या फ़र्क, ऐसा नहीं है। सरकार इस चीज़ पर भी ध्यान दे रही है कि सारे काबिल बच्चे अगर बड़ी यूनिवर्सिटी में चले गए तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और अध्यापक हैं वो कैसे रहेंगे। तो इसके लिए सरकार ने अब जो यूनिवर्सिटी उसी के अंदर उनको अध्यापकों को ट्रेंड करने की भी इसमें नई पॉलिसी लाई। रही बात यूजीसी, NICT, AICT जैसी ये जो अन्य बोर्ड है, अब इन सबको ख़त्म करके एक बोर्ड बना दिया गया है हायर एजुकेशन में। अब ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम कर रही है, यूनिवर्सिटी को अनुदान मिल रहा है नहीं मिल रहा, गरीब बच्चों, SC ST OBC वाले बच्चों को किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे इनको ग्रेडिंग सिस्टम के तहत काम मिल रहा है। दूसरा एक और, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में हमारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें आगे चल के हम उसकी शॉपिंग कर लेते हैं। वो भी इसी तरह इसमें भी एजुकेशन में ये है। मान लीजिए आपने BA का फर्स्ट ईयर किया और आप पहले क्या था कि मैं BA कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई कोर्स नहीं कर सकता, लेकिन इस बार क्या है नई पॉलिसी में कि आप BA करते करते आप कुछ और करना चाहते हो तो वहाँ से होल्ड करके वो कर लीजिए, वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि जब आप डिग्री करना है वापस वो पूरे मिल जाएंगे, प्लस में आपने जो एक्स्ट्रा किया उसके भी नंबर मिलेंगे। तो जब आप जॉब लेने जाएंगे तो ये क्रेडिट आपको वहाँ पर आगे मौका देंगे बढ़ने का।
और आपकी प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें कहीं किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नया है, नई चीज़ें हैं, पॉलिसी लाने में, लागू करने में समय लगेगा, कुछ कमियां भी होंगी, मैं ये नहीं कह सकता पूर्ण होंगी, लेकिन समय के साथ इन सब चीज़ों में बदलाव किया जाएगा। और एक देश को, मैं ऐसा मानता हूँ, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ चीज़ ज़रूरत है तो वो शिक्षा है। अगर हमें अपने देश को अग्रणी देशों के साथ रखना है और आने वाले, जैसे अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और अपने युवाओं को इस तरीके से मल्टी स्किल्सफुल्स होना चाहिए उनको। आजकल एक सुपर ह्यूमन्स पे भी बहुत लोग काम करते हैं कि आप सिर्फ साधारण आदमी रह के काम नहीं किया जा सकता, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो नई शिक्षा नीति में अभी तक तो लगभग वो सारे उद्देश्य पूर्ति होते नज़र आ रहे हैं। बाकी अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद जब कमेटी से ये बिल पारित होके, जो भी अध्यादेश है, कल को जब ये कानून में पारित हो जाएगा, तब इसके बाद इसकी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। आज हमने बात करी दीपक चौधरी जी से और जाना कि भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, वो किस प्रकार प्रभावी रहेगी। कुछ बिंदु इसके आए। सबसे बड़ा तो बिंदु आया कि एक नेशन एक एजुकेशन। दूसरा कि ये शिक्षा नीति, अभी तक जो शिक्षा नीति थी वो केवल आपको रोजगार नहीं दे रही थी, और रोजगार भी दे रही थी तो संस्कार नहीं दे रही थी। ये शिक्षा नीति आपको रोजगार के साथ संस्कार भी देगी। अगला ये कि आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हो। सारा आप जिसमें भी, आप में जितनी भी गुणवत्ता है वो आपके सामने लाई जाएगी। अगला इससे बहुत महत्वपूर्ण ये आया कि ये पूरे देश के लिए एक शिक्षा नीति होगी, और इसका प्रवेश और इसमें से निकलना वो भी बेहद आसान है। साथियों, आपके लिए हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लाने वाले हैं। दीपक जी से बात करेंगे इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।